हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट एंड सावर वांगसन एफएम। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज मैं चेंज्ड का लास्ट पार्ट सुनाने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि लानवांगजी और रुयूक्शा अपने 6 साल के रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों बिना किसी लड़ाई के म्यूचुअली अलग हो रहे हैं। वुक्शा को लगता है कि पिछले 6 सालों में उसके और वांगजी के बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। जब वो इस घर में आया था उस टाइम उसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और वांगजी उस टाइम जॉब कर रहा था। उसके बाद वांगजी तरक्की पे तरक्की करता गया और रुक्शा वही का वही रह गया। इन 6 सालों में उसकी अचीवमेंट्स 0 है और अब वांगजी और रुक्शा के बीच कपल वाला रिश्ता भी नहीं रहा। पहले उनके बीच जो भी कमियां होती थी वो प्यार और केयर से पूरी हो जाती थी, पर पिछले कुछ महीनों से वो दोनों बस फ्लैटमेट्स बनकर ही रह गए हैं। लानवांगजी को हमेशा लगता था कि उसका प्यार ही उनके रिश्ते के लिए काफ़ी है, पर अब तो वो अपना प्यार भी जाहिर नहीं कर पा रहा है। वुक्शा उसके साथ खुश नहीं है, इसलिए वो वुक्शा को अपनी खुशी के तलाश में जाने दे रहा है। ट्रांसपोर्ट वाला आया है सोचकर वांगजी डोर खोलने गया तो वुक्शा दौड़कर मिस्टर और मिसेस लान के फोटोज के सामने जाकर खड़ा हुआ। अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को उसने पैक कर लिया था। अब उस जगह पर बस वांगजी के पेरेंट्स की ही फ़ोटोज़ हैं। अंकल, आंटी, आप लोग मुझे माफ़ कर देना। मुझ में दिमाग थोड़ा कम है ना, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई थी। अब मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ उससे नाराज़ मत रहना। उसे बहुत पनिशमेंट मिल चुकी है। आप लोग उसे और ज़्यादा तकलीफ़ मत देना। वो ज़रूर किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा और आपके वंश को आगे ले जाएगा। मैं ये रिंग यहाँ रख रहा हूँ। वांगजी अब इसे इसके असली हकदार को ही पहनाएगा, वुक्शा ने कहा। वांगजी डोर पर खड़ा होकर बात कर रहा था। वुक्शा रूम से निकला तो उसने देखा कि वांगजी किसी को साथ लाकर सोफे पर बैठने के लिए बोल रहा है। पता नहीं ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब क्या है? अचानक आए हुए इंसान ने अंदर आते ही पूछ लिया। ये मेरा सामान है, वुक्शा ने जवाब दिया। तुम कौन? लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाले लंबे चौड़े इंसान ने पूछा। उनके बाल और दाढ़ी आधे काले और आधे सफ़ेद है, पर उनके कपड़े पूरे सफ़ेद है। वुक्शा एक पल के लिए रुककर बोलता है, मैं वही वुक्शा, मैं एक पेंटर हूँ। ये सब मेरी पेंटिंग्स है। वही वुक्शा। सफ़ेद कपड़े वाले संत ने उसके नाम को दोहराया और फिर पूछा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वुक्शा ने जवाब दिया और फिर उसने लानवांगजी की तरफ देखा। ये मेरे डैड के छोटे भाई हैं, वांगजी ने कहा। वुक्शा ने अंकल को ग्रीट किया और फिर कहा, वांगजी, मैं अपना सामान बाहर निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट वाले आते ही होंगे, मैं उनकी गाड़ी में ही चला जाऊँगा। वांगजी, ये तुम्हारा पार्टनर है? ये अपना सामान लेकर कहाँ जा रहा है? उस संत ने पूछा। वांगजी और वुक्शा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वुक्शा अपना सामान उठाने में बिजी हो गया। वांगजी ने कहा, अंकल, आप इतने दिनों बाद आए, अभी तो मॉम डैड भी नहीं रहे। तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा पार्टनर जा रहा है और तुम उसे रोक नहीं रहे हो। वुक्शा एक बैग उठाकर डोर की तरफ जाने लगा। वांगजी ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, हम अलग हो रहे हैं। तो मैं ठीक टाइम पर ही आया हूँ, अंकल ने कहा। वही वुक्शा, रुक जाओ, सामान नीचे रखो, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। वुक्शा डोर तक पहुँच गया था। अंकल की बात सुनकर वो रुक गया। उसे जाने दीजिए, वांगजी ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अंकल ने कहा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें पता है? नहीं पता, पर मेरे साथ रहकर उसका क्या हो रहा है ये मुझे पता है, वांगजी ने कहा। वुक्शा, जो अंकल की बात सुनकर रुक गया था, वो डोर खोलकर निकलने लगा। वही वुक्शा, अंकल ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम अपने साथ जो सामान ले जा रहे हो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है। तुम उन सामान के साथ ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अपने साथ सारी बुरी एनर्जीज को ले जा रहा हूँ, वुक्शा ने कहा। उसको लगा कि वो चला जाएगा तो वांगजी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। वांगजी, अपने पार्टनर को बोलो कि वो मेरी बात मान ले। अभी इस घर से कोई नहीं निकलेगा। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उससे निकलने का रास्ता बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ, अंकल ने शांत आवाज में कहा।
पर मेरे साथ वो खुश नहीं है, वांग जी ने कहा। और तुम्हें छोड़कर वो खुश रह पाएगा? अंकल ने पूछा। अंकल की बात सुनकर वांग जी चौंक उठा। वुक्शा तो उससे बहुत प्यार करता है, क्या वह सच में उससे दूर रहकर खुश रहेगा? उसका तो इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। उसने कहा, वही, एक बार हम अंकल की बात सुन लेते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम बाद में चले जाना। आज अगर वो मना कर रहे हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले, वुक्शा ने हेजिटेट करते हुए कहा। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। वांग जी ने फ़ोन निकाल लिया। बाद में फिर बुला लूँगा। वुक्शा ने वांग जी की बात मान ली। अपना सामान साइड करके वो एक साइड में खड़ा हो गया। अंकल ने एक बार उसे घूर कर देखा और फिर वांग जी को, और फिर उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि जब तुम शादी के बाद पहली बार किसी एल्डर से मिलते हो तब उन्हें कैसे ग्रीट करना चाहिए? पर अंकल, हम दोनों तो, वुक्शा बोलने लगा। चुप हो जाओ तुम, अंकल ने कहा। हमारे घर में अगर एक बार किसी की शादी हो जाती है तो वो जिंदगी भर अपनी शादी को निभाते हैं, और तुम दोनों ने तो अपनी मर्जी से ही शादी की थी ना? वांग जी जल्दी से वुक्शा के पास आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर अंकल को ग्रीट किया। वेडिंग रिंग कहाँ है तुम दोनों की? अंकल ने पूछा। मैंने आपको बताया ना कि हम, वांग जी बोलने लगा। मैंने कहा ना कि वो सब तुम लोग मेरे सामने नहीं बोलोगे, अंकल ने उसे टोकते हुए कहा। वो लोग यही तो चाहते हैं, और तुम लोग ऐसे ही बिना कोशिश करे उनको जीतने दे रहे हो। कौन चाहते हैं? वांग जी ने पूछा। वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, अंकल ने कहा। अगर वांग जी के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हम साथ रहे, वुक्शा बोलने लगा, उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर वो नहीं चाहते तो तुम दोनों इतने सालों से साथ कैसे रहते? अंकल ने पूछा। तो कौन हमें अलग करना चाहता है? वुक्शा ने पूछा। जिन लोगों ने तुम्हें कर्ज किया है, अंकल ने कहा। यह तो तुमको ही पता होना चाहिए कि कौन ऐसा कर सकता है। कोई ऐसा जो इस घर में आता है, कोई ऐसा जिसका वांग जी के साथ कनेक्शन है। हमें किसी ने कर्ज किया है? वांग जी का कोई दोस्त या कॉलीग हमारे घर नहीं आता है, वुक्शा ने कहा। हमारे घर तो सिर्फ मेरे दोस्त ही आते हैं। उनसे वांग जी का कोई कनेक्शन नहीं है। वो लोग तो तब आते हैं जब वांग जी घर में नहीं रहता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मेरे किसी दोस्त से कभी मिले हो? नहीं तो, तुम्हारे दोस्तों से मेरी कहाँ मुलाकात होती है? मैं तो ऑफिस से सीधा घर आता हूँ, वांग जी ने कहा। ये सब बाद में सोचना, पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया था या नहीं? प्रॉपर तरीके से शादी की थी या नहीं? अंकल ने पूछा। पहनाया था, वांग जी ने कहा। मैं बचपन से गले में एक लॉकेट पहना करता था, उसमें 2 प्रेशियस स्टोन्स थे। मॉम कहती थी कि मेरी वेडिंग रिंग में उन दोनों स्टोन्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने उन्हीं स्टोन्स को यूज़ करके हमारा वेडिंग रिंग बनवाया था, और प्राइस्ट के सामने ही हम दोनों ने एक दूसरे को वो रिंग्स पहनाया था। तो अब कहाँ है वो रिंग्स? अंकल ने कहा। तुम दोनों के उंगलियों में तो नहीं दिख रहे हैं। वो मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम उस रिंग को उतारना पड़ा था। वांग जी ने उसे संभाल कर रख दिया था। पैकिंग करते टाइम मुझे वो मिला तो मैंने उसे अंकल आंटी के फ़ोटो के सामने रख दिया है, वुक्शा ने कहा। ऑपरेशन कब हुआ था? अंकल ने पूछा। 9-10 महीने पहले, वुक्शा ने जवाब दिया। 9-10 महीने में तुमने उस रिंग को वापस क्यों नहीं पहना? अंकल ने पूछा। वुक्शा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उसे उस रिंग की याद नहीं आई थी, पर उस रिंग को वांग जी ने खुद उसकी उंगली से उतारा था, और फिर बाद में वो वुक्शा के पास भी नहीं आ रहा था। वुक्शा को लगा था कि वांग जी ने जानबूझकर उसे रिंग वापस नहीं की थी, इसलिए उसने उस रिंग के बारे में नहीं पूछा था। उसे उसकी वेडिंग रिंग वापस नहीं मिली थी, इसकी वजह से ही तो वो वांग जी को छोड़कर जाने का फैसला ले पाया। नहीं तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो वांग जी की पहनाई हुई अंगूठी को उतार पाता। मैंने तुम्हें वो रिंग वापस नहीं की थी? वांग जी ने पूछा। वुक्शा ने गर्दन हिलाकर ना कह दिया। जब तुमने अलग होने की बात की तब मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी उंगली में वो रिंग नहीं थी। मुझे लगा कि जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोकूं, इसलिए उस रात मैंने भी अपनी रिंग उतार दी थी, वांग जी ने कहा। तो पिछले 9-10 महीनों में तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे हस्बैंड की उंगली में तुम्हारी पहनाई हुई अंगूठी नहीं है? अंकल ने पूछा। मैं काम में बिजी रहता हूँ, वांग जी ने कहा। रात को उसके साथ सोते थे या नहीं? ऑफिस से घर आकर उसका हाथ पकड़ते थे या नहीं? अंकल ने पूछा।
वांग जी ने गर्दन नीचे कर ली तो अंकल बोल उठे, हे भगवान, 9-10 महीने से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो, तभी ये सब हो पाया। वांग जी और रुक्साना चुपचाप बैठे रहे। दोनों के पास बोलने जैसा कुछ नहीं था। तो आप क्या चाहते हो तुम दोनों? रुक्साना चला जाएगा तो वो औरत तुम्हें अपना बना लेगी और उसके बाद तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। तुम बस एक कठपुतली बन जाओगे, अंकल ने कहा। पर मुझे लगा कि मैं चला जाऊंगा तो वांग जी किसी और के साथ खुश रहेगा, रुक्साना ने कहा। कैसे खुश रहेगा? उसकी जिंदगी की खुशी तो तुम हो। पूछो उससे, तुमसे मिलने से पहले वो कितना खुश था, अंकल ने कहा। रुक्साना ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी भी ऐसा ही बोलता था। उसका कहना था कि रुक्साना से मिलने से पहले उसको खुशी क्या चीज़ है यही पता नहीं था। तो मैं नहीं जाऊंगा, रुक्साना ने कहा। पर अंकल, मेरे साथ रहने की वजह से रुक्साना अपना कुछ कर नहीं पा रहा है, उसे कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, वांग जी ने कहा। वो मेहनत करता है पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हारे साथ रहने की वजह से नहीं, उसके किसी कॉम्पिटिटर ने उसके पेंटिंग्स के ऊपर कर्ज किया है, इस वजह से उसका कोई काम नहीं हो रहा है, अंकल ने कहा। पर किसने ऐसा किया? दोनों एक साथ पूछ उठे। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज करने वाली और उसके ऊपर कर्ज करने वाली दोनों मिली हुई हैं। उनका पहला टारगेट है तुम दोनों को अलग करना, अंकल ने कहा। अगर रुक्साना यहाँ से निकल गया तो वो दोनों उसे ख़त्म कर देंगे और रुक्साना के बिना वांग जी कमज़ोर पड़ जाएगा तो वो उसे अपने बस में कर लेंगे। तो इससे बचने का कोई रास्ता होगा? वांग जी ने पूछा। रुक्साना को कुछ हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूँगा? तो उसे रोकते क्यों नहीं हो? अंकल ने पूछा। क्योंकि मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, वांग जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। ऐसी बात नहीं है लाजा, मैं तो बस तुम्हारी तकलीफ का कारण बनकर रहना नहीं चाहता था। तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, रुक्साना ने कहा। मुझे लगा कि तुम और मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे लगा था कि तुमने जानबूझकर वेडिंग रिंग नहीं पहनी थी, वांग जी ने कहा। तो अब क्या करना चाहते हो तुम दोनों? अंकल ने पूछा। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, रुक्साना ने कहा। पर उसके ऊपर जो कर्ज है उसका क्या होगा? क्या कर्ज है ये? क्या उस कर्ज की वजह से ही उसकी सांसें आग बन रही है? वांग जी भी ये सब जानना चाहता था। लांचिरन भी तो ये सब क्लियर करने के लिए ही आए हैं। लांचिरन, वांग जी के डैड के छोटे भाई। वो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर उनको बहुत कम उम्र से ही फैमिली लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही अट्रैक्टेड हो गए थे। जहाँ कहीं भी कोई बड़े संत की खबर मिलती थी वो उनसे मिलने चले जाते थे। पढ़ाई तो उन्होंने कंप्लीट कर ली थी पर जॉब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बड़े भाई की शादी के बाद जब उनके पेरेंट्स ने उनको शादी करने के लिए कहा तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो संसार छोड़कर हिमालय में जाकर मेडिटेशन करेंगे। उनकी माँ इस बात से बहुत दुखी हुई थी तो वो उस टाइम घर पर ही रह गए थे। वो खुद कुछ इनकम नहीं करते थे, बस अपने पेरेंट्स के पैसे से ही उनका गुजारा हो जाता था। शादी के बाद लानवांग जी के पेरेंट्स ने अपने लिए एक छोटा अपार्टमेंट खरीद लिया था। उनका कहना था कि उनके पेरेंट्स का घर लांचिरन को ही मिलना चाहिए क्योंकि उसे अपने करियर की चिंता नहीं है। उसे रहने के लिए एक घर तो होना ही चाहिए। जब तक लानवांग जी के ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे तब तक लांचिरन उनके साथ ही रह गए थे और उनकी देखभाल करते रहे। पर जब एक एक करके उन दोनों की डेथ हो गई तब लांचिरन ने हिमालय जाकर मेडिटेशन करने का फैसला ले लिया। उस टाइम लानवांग जी की मॉम बहुत दुखी हुई थी। उनका कहना था कि लांचिरन के सिवा तो उनका और कोई रिश्तेदार है ही नहीं। अगर उन्हें और उनके हस्बैंड को कुछ हो गया तो उनके बेटे को देखने वाला कोई तो होगा ही नहीं। लानवांग जी उस टाइम बहुत छोटा था। लांचिरन ने उस टाइम उसके गले में एक गोल्ड का चेन पहना दिया था। उस चेन के साथ एक लॉकेट था जिसमें 2 स्टोन्स थे। लांचिरन का कहना था कि जब तक न लानवांग जी को अपना लाइफ पार्टनर मिलता है तब तक उसे हमेशा उस लॉकेट को पहने रहना है। जब उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तब उसे उस लॉकेट से 2 वेडिंग रिंग्स बनाकर एक अपनी वाइफ को पहनाना है और दूसरी अपनी वाइफ के हाथ से खुद पहनना है। लानवांग जी को पूरी बात तो नहीं पता थी पर उसकी मॉम ने उसे कहा था कि उसके गले के पेंडेंट से उसे अपनी वेडिंग रिंग्स बनानी है और उससे पहले तक उसे वो पेंडेंट हमेशा अपने गले में पहने रखना है। हिमालय में जाने से पहले ही लांचिरन को थोड़ी स्पिरिचुअल पावर्स मिल चुकी थी। वहाँ जाकर मेडिटेशन करके लांचिरन को बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर मिले।
जिससे उनको पता चल जाता था कि लानवांग जी सेफ है। उनको अपने भाई भाभी की डेथ के बारे में भी पता चल गया था। और फिर जब वांग जी ने अपने पेंडेंट को डिवाइड करके वेडिंग रिंग्स बनवाया, तब भी उनको पता चला। लानवांग जी और उसके पार्टनर के यूनियन से लानचीरन को एक बहुत पॉजिटिव वाइब मिली थी और फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। लानचीरन उस टाइम निश्चिंत हो गए थे। उनके भतीजों को अब और उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो अब बड़ा हो गया है और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुन लिया था। दोनों की लाइफ में अब बस खुशियाँ ही आने वाली थी। लानचीरन को लगा कि उन्होंने अपने भतीजे के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लानवांग जी की ज़िंदगी में अब खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए वो एक लंबे टाइम के लिए सेक्लूशन में चले गए। कुछ दिन पहले जब वो अपनी मेडिटेशन कंप्लीट करके निकल आए, तब उन्हें एहसास हुआ कि लानवांग जी की ज़िंदगी खतरे में है और उसे प्रोटेक्ट करने वाला स्टोन उसके साथ नहीं है। खबर मिलते ही वो लानवांग जी से मिलने आ गए और यहाँ आकर उन्हें हर जगह पर बस डार्क एनर्जी ही दिख रही है। लानवांग जी के सीने में, विवुक्षा के पेंटिंग्स और आर्ट सप्लाई में, उनके बेडरूम में और विवुक्षा के दिमाग में, हर जगह पर उन्हें कर्स दिख रहे हैं। इन सब के पीछे कोई पावरफुल डार्क एनर्जी कल्टिवेटर है, ये भी उन्हें पता चल गया। लानवांग जी ने किससे शादी की थी, लानचीरन को पता नहीं था, पर वुक्षा को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि वही लानवांग जी का लकी चार्म है। वही लानवांग जी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आया था, पर उसके दिमाग के अंदर के ब्लैक एनर्जी की वजह से अब उसे सही गलत पता नहीं चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डाउट एक वो जहर है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। विवुक्षा के दिमाग में उस शक के जहर को उस टाइम भरा गया जब उसकी बॉडी की एनर्जी कम थी। ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी उस टाइम हील हो रही थी और उस टाइम उसकी उंगली में लानवांग जी की पहनाई हुई रिंग भी नहीं थी। पर जिसने उसके दिमाग में वो जहर डाला था, वो बहुत पहले से ही वुक्षा को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा था। वुक्षा के पेंटिंग्स को उसने ऐसे कर्ज किया था जिसके वजह से लोग उनसे दूर रह रहे थे। उसकी पेंटिंग्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग उन पेंटिंग्स के साथ कनेक्शन फील नहीं कर रहे थे। इस वजह से उसकी पेंटिंग्स को कोई घर नहीं ले जा रहा था। वुक्षा के दिमाग में उसके हस्बैंड के खिलाफ जो शक का जहर भर दिया गया था, वो उसके अनजाने में ही बहुत फैल गया था। वुक्षा को लगने लगा था कि जैसे वो एक पेंटर के रोल में फेल हो गया था, वैसे ही वो एक हस्बैंड के रोल में भी फेल हो गया है। उसका हस्बैंड उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे उससे बेहतर कोई मिल गया है। लानवांग जी हैंडसम है और अपने फील्ड में अनमैच्ड है। जॉब के शुरू से ही वो बहुत अच्छा काम कर रहा था और जब से उसने वुक्षा को अपने आप से जोड़ लिया था, तब से तो कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। वुक्षा सच में उसके लिए लकी था। तभी किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी। उस लेडी ने बहुत तरीके से वांग जी को सीड्यूस करने की कोशिश की थी, पर काम पर ध्यान होने की वजह से वांग जी ने ये नोटिस ही नहीं किया था। वांग जी को अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है जानकर भी वो लेडी पीछे नहीं हटने वाली थी। वो वांग जी को पूरी तरीके से अपने बस में करना चाहती थी। वांग जी के सोल के ऊपर वुक्षा के प्यार का एक प्रोटेक्टिव लेयर था, पर जब वांग जी बहुत दिनों तक वुक्षा के साथ नहीं सोया, उससे दूर रहा, तब उसका वो प्रोटेक्टिव लेयर भी कमज़ोर पड़ गया। उसके ऊपर से वुक्षा के मन का शक और उसकी उंगली में वेडिंग रिंग के ना होने की वजह से उन दोनों का कनेक्शन कमज़ोर होने लगा था और इस कमजोरी का फ़ायदा लेते हुए वांग जी के सीने में एक कर्स प्लांट कर दिया गया। ये एक पैशंस फ्लेम है जिसकी वजह से वांग जी का पैशन उसके लवर को जलाती रहेगी और अगर वो अपने लवर को बचाने की कोशिश करेगा तो वो खुद उस आग में जलता रहेगा। जब जब वांग जी के दिल में चाहत जगेगी, तब तक उसकी सांसों से आग बरसेगी। पर अगर उसको वो पैशन उसके ऊपर कर्ज करने वाले के लिए जगता है और वांग जी उसके साथ इंटीमेट होता है, तब उस इंसान को उस आग से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास उसका तोड़ रहेगा। इस कर्ज की मदद से कर्ज करने वाली लानवांग जी को अपना बनाना चाहती है और उसे मदद कर रही है वो इंसान जिसे वुक्षा से जलन है। मुझसे जलन है, ऐसा कौन हो सकता है, वुक्षा सोचने लगा। थोड़ा सोचकर वो बोलता है, कहीं ये ली मई तो नहीं? वही तो सबसे ज़्यादा मेरे घर आती है और वही बार बार बोलती रहती है कि लाजा को मेरी परवाह नहीं है। ली मई? वांग जी ने पूछा। ये वही है ना जो तुम्हारी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस के लिए ले जाती हैं? 2-3 साल हो गए ना तुम दोनों की दोस्ती को, पर अभी तक वो कभी मुझसे क्यों नहीं मिली? जब मैं घर में नहीं रहता हूँ वो तभी आती है ना?
कहीं वो ली फई की बहन तो नहीं? ये ली फई कौन है? उक्शा ने पूछा। मेरी कंपनी में है एक। काम तो उसे कुछ अच्छा आता नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे उसने इतनी तरक्की कर ली है, वांग जी बोलता है। क्या वो कोई काला जादू का इस्तेमाल करती हैं? लीमे के साथ भी तो ऐसा ही होता है। उसकी पेंटिंग्स मुझसे अच्छी नहीं है, पर वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उक्शा ने कहा। तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो है? वांग जी ने पूछा। फ़ोटो? उक्शा सोचता है और फिर एक फ़ोटो ढूंढ कर निकालता है। वो एक ग्रुप फ़ोटो है जो एक एग्जीबिशन के दौरान खींची गई थी। इसका चेहरा तो बिल्कुल ली फे के जैसा है, इसलिए वो मुझे अवॉइड करती है, वांग जी ने कहा। मैंने उसे बहुत बार कहा था किसी संडे को आने के लिए, पर वो हमेशा बोलती है कि संडे वो बिजी रहती हैं। उसी ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे अलग हो जाना चाहिए, उक्शा ने कहा। उसने कहा और तुमने मान लिया? वांग जी नाराज होकर बोलता है। मुझसे गलती हो गई लाजा, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगे? उक्शा ने कहा। मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मौका तो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। इस बार मैं तुम्हें इन्फीरियर फील करने नहीं दूंगा। तुम बस उम्र में ही मुझसे कुछ महीनों के छोटे हो, बाकी किसी चीज़ में तुम मुझसे कम नहीं हो, वांग जी ने कहा। लालचिरन ने आवाज़ किया तो दोनों चुप हो गए। शादी कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक कोलाबोरेशन है। उक्शा, तुम्हें समझना चाहिए कि उसकी तरक्की तुम्हारे मदद के बिना नहीं हुई है। तुम भी अपनी तरक्की के लिए उससे मदद ले सकते हो। उसमें शर्मिंदा होने वाली या अपने आप को छोटा समझने वाली कोई बात है ही नहीं। वो जितना कमाता है उसमें आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है। तुम उसके पैसों से अपना कोई काम शुरू करो। रास्ते में चलते चलते अगर कोई बाधा मिले तो क्या तुम चलना बंद कर दोगे या फिर अपने रास्ते को थोड़ा बदल कर फिर आगे बढ़ोगे? लालचिरन ने पूछा। मैं समझ गया, उक्शा ने कहा। पर अंकल, आपके पास तो कोई ऐसा रास्ता होगा ना जिससे वांग जी को कर्ज से छुटकारा मिल पाए? मैं अपने पावर से किसी एक कर्ज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर तुम लोगों के ऊपर तो बहुत सारे कर्ज है। उनमें से मैं किसको डिस्ट्रॉय करूँ? लालचिरन ने पूछा। वांग जी का कर्ज। उस कर्ज की वजह से उसे तकलीफ हो रही है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता था कि वो मेरी वजह से हो रहा है। उसे ठीक कर दीजिए, उक्शा ने रिक्वेस्ट किया। नहीं, उक्शा का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और शक, ये दूर होना चाहिए। जब वो मुझ पर शक करता है तब मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊं। मैं उसे समझा ही नहीं पाता हूँ कि मैंने आज तक उसके सिवा किसी और की तरफ नहीं देखा। वही मेरा पहला। वांग जी बोलने लगा। उक्शा ने उसे टोक दिया। मुझे पता है, ऐसे अंकल के सामने बताने की जरूरत नहीं है। लालचिरन ने कहा, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से इतना ही प्यार है तो तुम दोनों अलग क्यों हो रहे थे? अब जल्दी से डिसाइड करके बोलो कि तुम लोगों को कहाँ मेरी मदद चाहिए। मुझे वापस भी जाना है। उक्शा को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, सॉरी अंकल, मैंने तो आपको पानी भी नहीं दिया। मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम दोनों को साथ रहना है तो अपने वेडिंग रिंग्स क्यों नहीं पहन रहे हो? कहाँ है तुम दोनों की वेडिंग रिंग्स? लालचिरन ने पूछा। वांग जी अपने बेडरूम की तरफ गया और उक्शा दूसरे रूम की तरफ। अपनी अपनी रिंग्स ले आकर उन्होंने देखा कि लालचिरन आंखें बंद करके लोटस पोज में बैठे हैं। वांग जी ने उक्शा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बेडरूम में ले गया। फिर उसने उसे गले लगाकर कहा, वोइंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम ही मेरे सब कुछ हो। आई एम सॉरी लाजा, उक्शा ने कहा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमसे ज़्यादा लायक इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। वांग जी ने कहा, अगर हम दोनों मिलकर कोई नया काम शुरू करें, मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा और तुम अपना टैलेंट। बताओ, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? उक्शा ने वांग जी को टाइटली पकड़ा। अंकल ने तो कहा कि मैं हर काम में तुम्हारा पार्टनर हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ कोशिश करेंगे तो हम सारी बुरी ताकत को हरा सकते हैं। वांग जी उक्शा के होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें गर्म होने लगी। उक्शा अपने आप को छुड़ाते हुए बोलता है, अभी नहीं लाजा, अभी अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं। वांग जी ने उसे छोड़ दिया तो उक्शा ने उसके होठों के ऊपर हल्के से किस किया। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद लालचिरन ने आंखें खोल कर देखा। वांग जी और उक्शा फ्लोर पर बैठकर उनके आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो? लालचिरन ने पूछा। वांग जी के ऊपर जो कर्ज है, क्या उसे हम आपकी मदद के बिना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे? उक्शा ने पूछा।
तुम अपने प्यार से उसके सीने के आग को बुझा सकते हो। अगर तुम्हारा प्यार 100% प्योर होता है, उसमें कोई शक, कोई ऊंच नीच की भावना ना रहता है, तो वो कर्ज ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है, लांचीरन ने कहा। तो उक्षिया के कर्ज को ही ठीक कर लेना चाहिए, वांगजी ने कहा। अगर तुम उसे ठीक से टाइम दोगे और उसे अपने प्यार का एहसास कराते रहोगे, तो वो भी ऐसे ही चला जाएगा, लांचीरन ने कहा। तो उसके पेंटिंग्स पर जो कर्ज है, वांगजी ने कहा। मैं और पेंटिंग्स बना लूंगा, उक्षिया ने कहा। अंकल, अब मुझे एक बात बताइए, ली फेई और ली मई को पता है कि आज मैं वांगजी को छोड़कर जा रहा हूँ? वो दोनों यही चाहते हैं ना? तो अगर उनका प्लान फेल हो जाए तो वो दोनों क्या करेंगे? उक्षिया ने पूछा। वो शायद कोई और प्लान बनाएंगे, कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ज लेकर आएंगे, लांचीरन ने कहा। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनका कर्ज उनके पास ही वापस चला जाए? अभी जो कर्ज है, इनको तो हम हैंडल कर ही लेंगे, बस हमें कोई नया कर्ज ना मिले, उक्षिया ने कहा। लांचीरन के सीरियस चेहरे पर फाइनली एक मुस्कान आ गई। तुम सच में वांगजी के गुड लक हो। मैंने इस घर को कर्ज भी कर दिया है। तुम्हारी पेंटिंग्स में भी अब कोई ब्लैक एनर्जी नहीं है। तुम दोनों अपनी रिंग्स मुझे दो। एक्चुअली ये रिंग्स ही तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं इनको प्योर कर देता हूँ। यही अब तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएंगे, और जो तुम पर बुरी नज़र डालेंगे उनको ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। पर याद रखना, तुम लोग इनको कभी ज़्यादा देर के लिए अपने से दूर मत रखना, लांचीरन ने कहा। दोनों ने अपनी अपनी रिंग्स उनके हाथ में दिया तो लांचीरन ने उन दोनों को एक बॉक्स में रख दिया। फिर इस बॉक्स को हाथ में लेकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनको देखकर वांगजी और उक्षिया भी लोटस पोज में बैठ गए। थोड़ी देर बाद लांचीरन ने आंखें खोलकर देखा और फिर कहा, अब तुम दोनों आ जाओ और ये सोचो कि आज तुम दोनों की फिर से शादी हो रही है। पहले एक दूसरे को रिंग्स पहनाओ और फिर भगवान से और एल्डर से आशीर्वाद लो। लांचीरन ने दोनों के हाथ में रिंग्स दिया तो दोनों बोल उठे, ये तो मेरी रिंग है। हाँ, मैंने तुम दोनों की रिंग्स को बदल दिया है। तुम अपनी रिंग उसे पहना दो और तुम भी अपनी रिंग इसे पहना दो, लांचीरन ने कहा। वांगजी और उक्षिया ने एक दूसरे को रिंग पहना दी और फिर भगवान से और लांचीरन से आशीर्वाद लिया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के सामने भी सर झुकाया। अब मेरा काम खत्म हो गया, इसके आगे का काम तुम दोनों को ही करना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर कोई परेशानी आए तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, बल्कि अपने रिश्ते में थोड़ा चेंज ले आना। मतलब डेली लाइफ में छोटी मोटी बदलाव लेकर आना, जैसे कि बेडरूम बदल सकते हो, फर्नीचर रीअरेंज कर सकते हो, घर के काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो घर, शहर, ये सब भी बदल सकते हो। दूसरी चीज़ों को बदल लेना, सिर्फ अपने बीच के बॉन्डिंग को बदलने मत देना, लांचीरन ने कहा। हम समझ गए, दोनों ने कहा। थैंक यू अंकल। तो फिर मैं चलता हूँ, लांचीरन ने कहा। और फिर अचानक वो गायब हो गए। क्या अंकल ऐसे ही गायब हो गए? उक्षिया ने पूछा। वही तो देख रहा हूँ, वांगजी ने कहा। तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हारे अंकल इतने पावरफुल महात्मा हैं, उक्षिया ने कहा। मुझे ही पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बताता? वांगजी इधर उधर देखते हुए बोलता है। इधर उधर क्या देख रहे हो? उक्षिया ने पूछा। क्या अंकल सच में चले गए हैं या वो कहीं छुपे हुए हैं? वांगजी ने पूछा। वो यहाँ छुप कर क्यों रहेंगे? वो चले ही गए होंगे, उक्षिया ने कहा। तो फिर चलो, कहकर वांगजी ने उक्षिया को अपनी बाहों में खींच लिया। कहाँ जाना है? वेडिंग नाइट मनाने, वांगजी ने कहा। पर अभी तो दिन है, उक्षिया ने कहा। तो वेडिंग डे मना लेते हैं, वांगजी ने कहा। वेडिंग चेम्बर और वेडिंग बेड रेडी करना पड़ेगा ना, उक्षिया ने कहा। अभी कर लेते हैं, अंकल ने चेंज के लिए कहा, तो सबसे पहले हम अपना बेडरूम चेंज कर लेते हैं। आज से हम इस रूम में सोएंगे, वांगजी ने कहा। पर यह बेड तो थोड़ा छोटा है, उक्षिया ने कहा। वो तो अच्छी बात है, हम ज़्यादा करीब रह पाएंगे, वांगजी ने कहा। तुम्हारे मॉम डैड की फ़ोटोज़? उक्षिया ने पूछा। अपने मॉम डैड के फ़ोटोज़ भी निकालो, इनको पहले हम उस रूम में सेट करते हैं, फिर हम बेड सेट करेंगे, वांगजी ने कहा। उक्षिया ने वांगजी की बात मान ली। पहले पेरेंट्स के फ़ोटोज़ को सेट करके दोनों ने उनसे आशीर्वाद लिया और फिर वो अपना बेड सेट करने चले गए। थोड़ी देर में ही दोनों बेड पर थे। जब हमने पहली बार शादी की थी तब तो तुम बहुत काम थे, इस बार तुम ऐसे उतावले क्यों हो रहे हो? उक्षिया ने पूछा।
उस टाइम मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं डर रहा था, वांग जी ने उक्शिया को बेड पर प्रेस करते हुए कहा। उसकी आग जैसी सांसें उक्शिया के चेहरे को जलाने लगी। उक्शिया ने वांग जी की आंखों में देखकर कहा, अंकल ने कहा कि जहाँ परेशानी आए वह रास्ते को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। क्या हम यहाँ कुछ बदल सकते हैं? जो तुमने उस टाइम सजेस्ट किया था, क्या हम अब उसे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं? कहकर वांग जी ने उक्शिया के होठों पर हल्के से किस किया। उक्शिया वांग जी को लेकर बेड पर रोल हो गया। अब उक्शिया ऊपर है और वांग जी नीचे। तुम्हें अच्छा ना लगे तो बताना, उक्शिया ने कहा। बता दूंगा, वांग जी ने कहा। उक्शिया ने वांग जी के गर्दन पर बाइट किया तो वांग जी ने ऐसे मौन किया कि उसके नाक और मुंह से बहुत सारा गर्म हवा निकल आया। उक्शिया ने रुककर वांग जी के चेहरे की तरफ देखा तो वांग जी ने कहा, रुको मत। उक्शिया वांग जी को प्यार करने लगा। बीच में वो जितनी बार वांग जी को कैसा लग रहा है जानने के लिए रुकने गया, हर बार वांग जी ने कहा, प्लीज रुकना मत। बहुत देर बाद जब उक्शिया रुका तब वांग जी की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उक्शिया भी उसके सीने के ऊपर ही सो गया। पता नहीं वो दोनों कितने देर से सो रहे थे। उक्शिया और सोना चाहता था, पर उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने के बारे में ही सोच रहा था कि वांग जी ने नींद भरी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। उक्शिया ने वांग जी का फ़ोन उठा लिया। उसके फिंगरप्रिंट से वांग जी का फ़ोन अनलॉक हो गया। उसे याद आया कि जब वांग जी ने ये फ़ोन खरीदा था तब उसने उक्शिया के फिंगरप्रिंट को भी सेव कर लिया था। तो इतने दिनों से वांग जी का फ़ोन उसके लिए ओपन ही था। वो जब चाहे उससे कुछ भी कर सकता था। वांग जी के फ़ोन से खाना ऑर्डर करके जब उक्शिया पेमेंट के ऑप्शन पर गया तब उसने ऐसे ही अंदाजे से एक पिन डाल दिया। उसके उस पिन से वो ऐप चालू हो गया। उक्शिया ने मुस्कुराकर पेमेंट कर दिया। फिर उसने वांग जी को उठने के लिए कहा। उठ जाओ डार्लिंग, फ्रेश हो जाओ, उक्शिया ने वांग जी के चेहरे को चूम कर कहा। वहीं वांग जी ने उक्शिया को हग कर लिया। मुझे भूख लगी है। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, उक्शिया ने कहा। मैं बहुत टायर्ड हूँ, वांग जी ने मुंह बना लिया। तुम क्यों टायर्ड हो? तुमने तो कुछ नहीं किया, उक्शिया ने हंसकर कहा। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, तब मुझे पता नहीं था, वांग जी ने कहा। उक्शिया ने पूछा, लाजा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है बेबी, वांग जी ने कहा। मैंने तो पहले ही ये सजेस्ट किया था। अब जब तक ना मेरी सांसें ठीक होती है हम ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद? उक्शिया ने पूछा। बाद की बातें बाद में करेंगे, वांग जी ने कहा। फिलहाल इस पल को तो एंजॉय करने दो। आज कुछ और बातें नहीं, आज सिर्फ प्यार की बातें। कल हम अपने बिजनेस को लेकर डिस्कस करेंगे। मैं तो ऐसे भी ये जॉब छोड़ने वाला हूँ। अच्छा होगा कि हम अपना ही कुछ शुरू कर लेंगे। लानोंग जी ने जॉब छोड़ दिया और फिर उसने अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा आर्ट गैलरी खोल दिया। वहाँ का डिस्प्ले और अरेंजमेंट्स उषा की जिम्मेदारी में आई और वांग जी उसका फाइनेंस, मार्केटिंग और लीगल चीज़ें देखने लगा। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उषा की जान पहचान थी। उन लोगों ने भी अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए दिया। धीरे धीरे बायर्स आने लगे। उनको उषा की पेंटिंग्स अच्छी लगने लगी। उषा की पेंटिंग्स बिकने लगे और वो डिमांड के अकॉर्डिंग भी पेंटिंग्स बनाने लगा। लोग पुराने पेंटिंग्स के रेस्टोरेशंस के लिए भी उसके पास आने लगे। वो बड़े बड़े हाई क्लास गैदरिंग के लिए आर्ट वर्क रेंट पर भी देने लगा। एक्चुअली वांग जी को ये रेंट वाला सिस्टम बहुत पसंद आया। इससे काम हो जाने के बाद पेंटिंग्स उनके पास ही वापस आ जाते हैं। उसने अपने मार्केटिंग में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया। धीरे धीरे लोग शादी, एंगेजमेंट और बर्थडे पार्टी के मौके पर भी पेंटिंग्स रेंट पर लेने लगे। उक्शा ने एक स्पेशल टीम बना लिया जो ऐसे पार्टीज में डेकोरेशन करने लगे। ली में ही वो इंसान थी जो उक्शिया को वांग जी का घर छोड़कर इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने के लिए इंस्पायर करती थी। उसने ही उसे रेंट में रहने के लिए रूम का अरेंजमेंट भी कर दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उक्शिया ने वांग जी को नहीं छोड़ा देखकर उसको बहुत गुस्सा आ गया था। उसकी दीदी ली फेई भी समझ नहीं पा रही थी कि पैशन फ्लेम के होने के बावजूद कैसे वो दोनों साथ रह गए थे। वो कर्ज कितना अच्छा काम कर रहा था ये तो ली में अपनी आंखों से देख कर आई थी। दोनों बहनें और ताकतवर कार्स ढूंढने अपने गुरु उस ब्लैक एनर्जी कल्टिवेटर के पास चली गई थी। कुछ दिन बाद वापस आकर उनको पता चला कि वांगजी और उक्शा ने आर्ट गैलरी खोल लिया है। ली में इस बात से बहुत जल गई।
उसने उक्षिया के काम बिगाड़ने की कोशिश की, पर कुछ कर नहीं पाई। गुस्से से उसने उस पर इटर्नल एगोनी कर्ज किया, पर उक्षिया के मुस्कुराते चेहरे पर उसका तो कोई असर हुआ ही नहीं। उल्टा ली मई की जिंदगी से ही सारी खुशियां गायब होने लगी। उसे सब कुछ इरिटेटिंग लगने लगा और उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपने दीदी के पास गई। ली फे भी लान वांगजी को ना पाकर गुस्से में थी। उसने इस बार सोल बाइंड कर्स को यूज़ किया। वांगजी उसके बस में नहीं आया ना, अब उसे सबक मिलेगा। पर यह क्या हुआ, उसका कर्ज तो उस पर ही आ गया। ली फे का सोल हमेशा के लिए एक शैतान के साथ बंध गया। अब उसे हमेशा उसकी ही इशारों पर चलते रहना पड़ेगा। ली मई को पता था कि उसकी दीदी के साथ क्या हुआ है, पर वो कर्ज तो बस वही वापस ले सकता है जिसने उसे यूज़ किया है। ली फे तो खुद ही उस शैतान के हवाले है, उसे कोई कैसे बचाएगा। ली मई को अब समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है, पर वो अपने लिए भी कुछ कर नहीं पाई। ली फे और ली मई अब जिंदगी भर बस तड़पने ही वाले हैं, पर इसमें उक्षिया और वांगजी की कोई गलती नहीं है। उन दोनों ने उन पर कर्ज नहीं किया। वैसे फालतू काम के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अभी तो उनको बहुत काम करना है। उनके रिश्ते के शुरुआती 6 साल में वांगजी अकेला तरक्की कर रहा था। अब वो दोनों मिलकर तरक्की करने लगे। दिन भर काम करके उक्षिया रात को वांगजी को सेटिस्फाई भी करने लगा। उसके दिमाग में जो शक और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो तो पहले ही खत्म हो गया था। वांगजी भी अब ज़्यादातर टाइम उसके आंखों के सामने रहता है, इसलिए उक्षिया बहुत खुश भी रहने लगा है। वांगजी के सीने में जो आग थी वो हर सेटिस्फाइंग इंटीमेसी के साथ कम होने लगी। उक्षिया वांगजी के साथ हर रात इंटीमेट होता है। उसे उसका यह बदला हुआ रोल बहुत अच्छा लग रहा है। जब 6 साल पहले वो दोनों पहली बार इंटीमेट हुए थे, तब उक्षिया के मन में इस रोल की लालच थी, पर फिर उसे लगा कि उसे वैसा नहीं सोचना चाहिए। वांगजी को ही अपने पसंद का रोल मिलना चाहिए। पर उनके फर्स्ट नाइट में वो इतना सेटिस्फाइड हो गया था कि फिर कभी उसके मन में ये ख्याल आया ही नहीं था। वांगजी कहा करता था कि बॉडी के कनेक्शन से उनके सोल भी कनेक्टेड होते हैं और उस कनेक्शन को रेगुलर इंटीमेसी के जरिए मजबूत बनाते रहना चाहिए। उस टाइम उक्षिया उस बात को सीरियसली नहीं लेता था, पर अब उसे पता है अपने मैरिटल रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए प्यार के साथ साथ सेक्स की भी ज़रूरत है। लान चिरन के प्रोटेक्शन की वजह से वो दोनों अब हर तरीके के बुरी नज़र से प्रोटेक्टेड है। पर अगर उनकी ज़िंदगी में आगे कोई परेशानी आती है तो उनको अब उन परेशानियों को सॉल्व करने का तरीका भी पता है। आगे बढ़ते रहने से कभी नहीं रुकना है। ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ने के तरीकों को चेंज कर लेना है, पर किसी भी हाल में अपने जीवन साथी का हाथ नहीं छोड़ना है। वांगजी को अब फिर से वही हंसता मुस्कुराता उक्षिया वापस मिल गया है, जिसे देखकर उसके दिल को सुकून मिलता था। उक्षिया के चेहरे की इस हंसी को बरकरार रखने के लिए वांगजी कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, चेंज्ड नाम की ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करो ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय।